हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्सपेक्टर एजुकेशन में। दोस्तों, आज से हम आपके लिए रेलवे सामान्य विज्ञान ईयर वाइज एंड चैप्टर वाइज, ये किरण पब्लिकेशन का बुक है। TCS PYQ इसमें दिए गए सभी, और टॉप 225 सेट्स है इसके अंदर। ठीक है, 2018 ये क्वेश्चन बैंक है, और 2018 से 2023 तक इसमें जितने पेपर कर आए हैं अभी तक रेलवे में, वो सभी इसमें दिए गए हैं। ठीक है, ये विज्ञान के लिए है, तो हम आज से आपके लिए ये RRB ग्रुप डी के इसमें जितने भी सेट दिए गए हैं उन सबको कवर करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर NTPC CBT 1 के 129 सेट है। ठीक है, CBT 2 के 18, ग्रुप डी के 40 सेट है। तो ये 40 सेटों को हम कराएंगे पूरा। 2022 में पेपर जो आया था उसके है ये। 18 वाले भी हम करा रहे हैं ग्रुप डी में। 18 में जो आए थे क्वेश्चन साइंस के, वो भी हम प्रैक्टिस सेट के हिसाब से ही करा रहे हैं। ठीक है, पूरा। और भी देखो, ALP के 30 है, स्टेज 2 9, RPF SI के 9 है, कांस्टेबल के 19 है, एक ALP GDCE का एक सेट है। तो इसको हम सॉल्व कराएंगे। अभी ग्रुप डी से स्टार्ट करेंगे साइंस कराना। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सके। तो चलिए करते हैं प्रैक्टिस सेट स्टार्ट। आज से हम RRB ग्रुप डी परीक्षा 17/8/2022 शिफ्ट फर्स्ट का पेपर लिया है। तो आज से हम ग्रुप डी के जो प्रैक्टिस सेट है साइंस के 25 क्वेश्चन पूरा सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, जब परमाणु क्रमांक डैश और नाभिकीय आवेश डैश, तब नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल डैश, इसलिए Li से F तक परमाणु त्रिज्या डैश। यानी 4 ब्लैंक स्पेस है, इसको फिल करना है। तो बताना है परमाणु क्रमांक का क्या होता है का रिलेशन, यानी कि ये पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन है। बढ़ता है, घटता है, घटता है, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, घटता है, घटता है, घटता है, घटता है, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, घटती है, घटती है। ठीक है, चारों में से बताना है। तो देखिए, इसमें परमाणु क्रमांक बढ़ता है। ठीक, तो दूसरा ये इसका आंसर है। यहाँ पे भी नाभिकीय आवेश, जब परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो आवेश भी बढ़ेगा, और बीच आकर्षण बल, तो जब आवेश बढ़ता है तो आकर्षण बल भी बढ़ेगा। जब बल बढ़ेगा तो जो Fi से Li से Fi तक की परमाणु त्रिज्या है वो घट जाएगी, क्योंकि आवेश बढ़ता है तो उनकी रेडियस, परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो उनकी रेडियस कम होती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूलैंड के अष्टक नियम में पहला तत्व डैश है और अंतिम तत्व डैश है। यानी पहला तत्व और अंतिम तत्व बताना है, जो न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिए थे, यानी पीरियोडिक टेबल बताई थी उस हिसाब से। हाइड्रोजन लैंथेनम, हाइड्रोजन थोरियम, हाइड्रोजन जिरकोनियम, हीलियम जिरकोनियम। तो हाइड्रोजन पहला तत्व था और थोरियम लास्ट का। ये न्यूलैंड के अष्टक नियम के हिसाब से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल रिस कर भूमि में प्रवेश करता है डैश कहलाती है। तो प्रोसेस बताना है, कौन सा प्रोसेस होता है। वाष्पोत्सर्जन, अंतस्यंदन, परासरण या भस्मीकरण। तो अंतस्यंदन है। ठीक है ना, जब पानी का रिस कर प्रवेश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिप्सम को गर्म करके एक रासायनिक यौगिक X तैयार किया जाता है। यह एक सफेद चूर्ण है। इसका उपयोग अग्निरोधी पदार्थ के रूप में होता है। यौगिक X है। X क्या है? तो जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 का SO4, और ये 2H2O। ठीक है ना, और इसको गर्म करते हैं ना, हीट करते हैं, तो बनता है CaSO4। तो हीट करोगे तो चूर्ण मिल जाएगा, ये हाफ H2 रह जाता है। दो में से पानी के मॉलिक्यूल कितने रह जाते हैं? आधा। इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट। ये भी कैल्शियम सल्फेट है, लेकिन इसको जिप्सम के नाम से जानते हैं। इसको जानते हैं, ये डाईहाइड्रेटेड है, ये हेमीहाइड्रेट है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड। ठीक, इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला क्वेश्चन, पांचवा, निम्नलिखित अपघटन अभिक्रिया में PQRS की पहचान करें। यानी कि ये इक्वेशन दी है, इसको बैलेंस करना है आपको। P की जगह Q
और RS की जगह क्या आएगा ये बताना है। FeSO4 डैश Fe2O3 SO2 SO3। देखिए यहाँ पे Fe कितने हैं 2, यहाँ पे Fe कितने हैं एक ही है। O कितने हैं यहाँ पे 3 3 6 और 2 8 है। यहाँ O कितने 4 है। S कितने हैं 2 है। यहाँ पे कितने सिंगल। तो अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूँ 2 FeSO4 तो 2 Fe हो गए, O भी 8 हो गए और S भी 2 हो गए, सब बैलेंस हो गए। तो इसका मतलब यहाँ कुछ लगाना नहीं है, एक ही रखना है। यहाँ पे एक रखना है और यहाँ भी एक ही रखना है। तो 2 1 1 आ गया। 2 1 1 ये चौथा ऑप्शन। अगला देखिए छठवां। एक धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की एक बारीक किरण इसमें किसके कारण दिखाई देती है। पहला प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का बड़ विक्षेपण, प्रकाश का परावर्तन। तो जो उसमें हमारे कमरे में जैसे होल होता है तो रे जो आती हुई दिखाई देती है ना प्रकाश की, वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देती है, पहला ऑप्शन। ठीक है, जो क्योंकि जो धूल के कण होते हैं वो उनसे जो प्रकाश पड़ता है तो फैल जाता है। प्रकीर्ण का मतलब होता है फैलना, तो फैल जाता है तो फिर वो दिखाई देने लगता है। अगला सातवां प्रश्न। एक पंक्ति की अनुप्रस्थ काट निम्नांकित चित्र का अध्ययन करें और बताएं कि कौन सा विकल्प सही अक्षरांकन को दर्शाता है। ये आपका दिया हुआ है चित्र, ठीक है ना, फिगर दिया हुआ है। अब इसमें इंडिकेशन दिया है, जैसे ये ए लिखा हुआ है तो ये बताना है कि ये जो है ये क्या है। ए का नाम बताना है। जैसे ये ई है तो ई में से गोल गोल है इसके अंदर, तो ये बताना ई का ये क्या होता है। अब यहाँ पे ये दिया है, ये खाली जगह है, ये स्पेस है, डी की जगह है। सी इसको दिखा रहा है कि ये वाले क्या है ये, ठीक। और बी क्या कर रहा है, इस वाले पार्ट को दिखा रहा है। तो ये देखो पत्ती जो होती है, पत्ती के अंदर, ठीक है ना, पत्ती के अंदर का पार्ट है ये, अंदर के पार्ट हैं सभी लीफ के। तो जो ए होता है वो ऊपर, जो पत्ती का ऊपर वाला भाग होता है वो होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं अधिचर्म, एपिडर्मिस। क्या बोलोगे, अधिचर्म, चर्म सॉरी, ये अधिचर्म। और ये जो वो भरा हुआ है ना ई का, ये होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना, ई, इसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। इसको आप कहेंगे तो हम पूरा पढ़ा देंगे, ठीक है, टॉपिक पूरा साइंस का हम कवर करा देंगे आपके लिए। डी जो है देख रहे हो खाली जगह है, तो ये खाली जगह कह सकते हो या स्पेस, खाली स्पेस। सी क्या है, ये दोनों होती हैं गार्ड सेल्स, इनको बोलते हैं गार्ड सेल। यहाँ से क्या होता है, जो हमारा एक्सचेंज होता है ना वाटर का और पानी का और वायु का, एयर का, O2 और CO2 यहाँ से आने जाने का काम करता है, और पानी भी, ठीक है, गार्ड सेल के थ्रू। और जो बी है ये लीफ का नीचे का पार्ट है, तो इसको अधचर्म कह सकते हो। अधचर्म मतलब नीचे की चमड़ी, ठीक, ये होता है। तो इसको ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऊपरी अधचर्म, निचली बाह्य है त्वचा, बी के लिए बोला है। तो अधचर्म जो बताया था ना वो निचली बाह्य त्वचा, ये तो कह सकते हो निचली या नीचे की, अध का मतलब नीचे होता है। रक्षक कोशिकाएं गार्ड सेल्स बोलते हैं। वायु, अवकाश और हरित लवक, इसका ये पहला ही मिल रहा है, ठीक है। ई को मैंने क्या था क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में बोलते हैं हरित लवक। डी को वायु, अवकाश यानी स्पेस, खाली जगह, रक्षक सेल गार्ड सेल्स, ठीक। आठवां प्रश्न। धारावाही पर्णालिका के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है। इसका उपयोग मृदु लोहे के टुकड़े को चुंबकित करने के लिए किया जाता है। यह क्षण चुंबक की भांति कार्य करता है। क्षेत्र रेखाएं संकेंद्रित वृत्त होती हैं। इसमें पहला या तीसरा, केवल वन, फर्स्ट सेकंड दोनों, केवल सेकंड। थर्ड ऑप्शन है फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इसमें काम, ये नहीं होता है क्योंकि ये क्षण चुंबक धारानाल का प्रवाह का क्या होती है, क्षण चुंबक की तरह काम करती है, ठीक है ना। चुंबकित लोहे को चुंबकित करने का चुंबक का काम करेगी, और ये क्षण चुंबक होती है। तो ये क्या होता है, धारानाल का प्रवाह का बनती कैसे है। जैसे ये कोई रॉड है, मतलब छड़ है कोई, ये लोहे की है, इसको हमें चुंबक बनाने का क्रिया होती है, ठीक है। धारानाल का प्रवाह का ये इस तरीके से
ठीक है, ये होता है। अगर इसमें करंट फ्लो कर दोगे ना तो ये बन जाएगी क्या, चुंबक का काम करेगी। तो ये छड़ भी है और छड़ चुंबक इसको बोलते हैं। ये टेम्परेरी होती है, जब तक इसमें करंट फ्लो करोगे तब तक ये चुंबक का काम करेगी, उसका बंद कर देगी। तो इसमें जो ये संकेंद्रित वृत्त नहीं होती है, ये हमारे किसी भी कंडक्टर में होती है, ठीक है ना। तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ना, वो कैसी होती हैं, संकेंद्रित वृत्त होती हैं, ये नहीं। तो मृदु लोहे का बना होता है और ये चुंबक की तरह काम करते दोनों। 9वां प्रश्न देखिए, कशेरुकों की यकृत कोशिकाओं में SER द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है नहीं। तो प्रोटीन संश्लेषण, लिपिड संश्लेषण, औषधियों और विषों का निरावशीकरण, जटिल शर्कराओं का संश्लेषण। इसका ये थर्ड ऑप्शन है, औषधियों और विषों का निरावशीकरण। यानी कि जो हमारा लीवर होता है, यकृत, उसमें जो SER सेल्स होती हैं, ये क्या करती हैं, एक डिटॉक्स का काम करती है। डिटॉक्स मतलब जिसमें उसमें जो जहरीले पदार्थ होते हैं उनको खत्म करने का काम करती हैं SER। इनका काम एक और होता है कि वसा वो और लिपिड को ये बनाती हैं, ठीक है ना। तो उनको यही बनाती हैं SER। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित असंतुलित समीकरण द्वारा निर्दिष्ट किए गए अनुसार प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कितने जल और कार्बन डाइऑक्साइड के अणु भाग लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण का रिएक्शन आपको याद होना चाहिए, उसमें लिखा रहता है पूरा कितने मॉलिक्यूल किसके हैं। देखिए H2O CO2, C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, O2 या H2O। सूर्य की प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में है। तो इसमें क्या बताना है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, इसके और इसके बताने कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 3, 6, 4, 5, 6, 6 या 6, 3। देखिए इसमें 6 मॉलिक्यूल वाटर के होते हैं और 6 ही कार्बन डाइऑक्साइड के होते हैं। एक मॉलिक्यूल इसका आता है, ठीक है। तो 6 ये होंगे, 6 ये होंगे, 6 6 होते हैं। अगला 11वां प्रश्न, क्लोर एल्कली प्रक्रिया में 3 उत्पाद डैश डैश एंड डैश उत्पन्न होते हैं। क्लोर अल्कली प्रोसेस में क्या होता है बताना है। क्लोरीन हाइड्रोजन Na2CO3, क्लोरीन ऑक्सीजन Na2CO3, हाइड्रोजन क्लोरीन NaOH, ऑक्सीजन हाइड्रोजन NaOH। ये NCERT से क्वेश्चन है, ये थर्ड है, ठीक है। देखो इसमें आपको 6 से लेके 10th तक NCERT पढ़ना है पूरा, ठीक है ना। उसमें से पूरा पेपर ये आ रहा है NCERT से। तो अगर हम NCERT को भी कराएंगे आपको, ठीक है, आप कहेंगे तो करा देंगे, पूरा अच्छे से कवर करा देंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। 12वां, विद्युत मोटर का कौन सा भाग उसमें प्रवाहित धारा के प्रवाह की दिशा को उलट देता है, धारा की दिशा चेंज कर देता है, कौन है ऐसा जो विद्युत मोटर के अंदर लगा रहता है। ब्रुश, विभक्त बल है, स्प्लिट रिंग, मृदु लौह कोर, सॉफ्ट आयरन कोर, कुंडली कॉइल। स्प्लिट रिंग है, ये धारा को चेंज करती है, ठीक है। अगला 13वां, एड्स का पूर्ण रूप क्या है। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एग्रीवेटेड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, आर्टिफिशियल इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एडेड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। पहला वाला है, ठीक, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स किस वायरस की वजह से होता है, ये भी ध्यान रखना, HIV वायरस की वजह से एड्स होता है। और टेस्ट HIV एड्स मतलब एड्स को चेक कैसे करते हैं, तो एलिसा टेस्ट होता है इसके लिए, एलिसा टेस्ट, ये ध्यान रखना। 14वां प्रश्न, गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। पहला, यह दर्पण अविलंब होता है, आपतन बिंदु हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। थर्ड, मुख्य फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। बताना है पहला तीसरा दोनों, पहला दूसरा दोनों, केवल सेकंड, केवल फर्स्ट। तो इसमें देखो ये जो पहला और दूसरा था, ये वाला आपका सही है, ठीक है ना, क्योंकि आपतन जो बिंदु होता है वो जरूरी नहीं कि मुख्य अक्ष पर ही हो। जैसे इसमें क्या होता है, जैसे ये है, ठीक है ना, ये कैसा है, अवतल दर्पण है, कॉनकेव मिरर है। तो इस पे ये तो होता है पोल, और पोल से कुछ दूरी पे होगा फोकस, और उतनी ही दूरी पे जितनी यहाँ से फोकस की दूरी उतनी ही और दूरी लोगे तो सेंटर,
ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी सेंटर ऑफ कर्वेचर रेडियस कहते हैं इसको। वक्रता केंद्र की त्रिज्या, ये फोकस होता है, ठीक। और ये केंद्र होता है, ये पोल होता है। तो जो आपतन बिंदु जरूर नहीं, क्योंकि देखो यहाँ से रखो सीधे यहाँ पे लेंस पे आपतन होता है। 15वां प्रश्न, बल्ब के फिलामेंट में डैश प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। फिलामेंट होता है, ठीक है, तंतु हिंदी में बोलते हैं, वो लंबा और पतला बनाते हैं। क्यों? उच्च धारा, उच्च प्रतिरोध, उच्च प्रतिरोधकता या उच्च वोल्टेज। तो इसमें उच्च प्रतिरोध होता है, ठीक है। उच्च प्रतिरोध होने से होता क्या है इसमें कि जो फिलामेंट होता है, ऐसे जितना इसका ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा आर, ठीक है ना, जितना इसमें आर होगा ज़्यादा, उतना ही ज़्यादा ग्लो करेगा, यानी चमक ज़्यादा होगी, हीट प्रोड्यूस करेगा। तो इसलिए इसको लंबा बनाते हैं। और हमें क्या चाहिए? लाइट चाहिए होती है, तो लाइट को तभी दे पाएगा जब हाई रेसिस्टेंस रहेगा। अगला 16वां प्रश्न, दो क्रमागत समजाति श्रेणी के सदस्यों के बीच आणविक द्रव्यमान में अंतर कितना होगा? 12, 18, 8, 16, 14। देखो आणविक द्रव्यमान, मॉलिकुलर मास इसको बोलते हैं इंग्लिश में। और समजाति श्रेणी होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होती है? उसमें CH2 का ये डिफरेंस होता है, ठीक है ना। अब C का मॉलिकुलर वेट कितना होगा? 12 होता है। H का कितना होता है? तो 2 होता है, ठीक है। और 2 है नहीं, H का 2 होता है और 2 है इसमें, 2 से 2 2 या 4 और 4 6 कितना हो गए? 16 हो गए। तो ये थर्ड वाला, ठीक है। नहीं सॉरी, ये वन वन होता है, वन होता है ना, और 2 मॉलिक्यूल है। इसका वेट कितना होता है? 1 होता है, 2 1 जा 2, तो ये ऑप्शन चौथा, ठीक है। नहीं 16 नहीं 14 आएगा, क्योंकि इसका वेट भी, क्योंकि क्या होता है 1H1, तो इसका ऊपर वेट दिखाते हैं, नीचे परमाणु क्रमांक, एक वेट इसका होता है इसलिए। 17वां, निम्न में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं? वास्तविक और बड़ा, वास्तविक और छोटा, आभासी और बड़ा, आभासी छोटा। देखो प्रतिबिंब पर्दे पर जो प्रतिबिंब मतलब इमेज जो बनाते हैं, वो पहले तो वास्तविक होनी चाहिए, तो आभासी दोनों ऑप्शन हट गए, तो वास्तविक दोनों में आ रहा है। तो और इस पे बड़ा और छोटा दोनों आ सकते हैं, तो ए भी किस में देख लो, ए भी थर्ड वाले ऑप्शन में है, ठीक है ना। तो ये थर्ड वाला आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न, श्वसन तंत्र का कौन सा भाग वायु मार्गों को नष्ट होने से रोकता है? श्वास नली, उपास्थि के छल्ले, रीढ़ या पसलियां। देखो श्वसन तंत्र में वायु मार्ग, एयर बेस, एयर पासेस, तो इसमें ये सेकंड होता है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, इसको बोलते हैं इंग्लिश में रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ये बीच में हमारे लगे रहते हैं, ठीक है। इसकी वजह से हमारा जो वायु मार्ग है वो श्रृंखीन न हो जाए, सिकुड़ ना जाए, इसलिए ये लगे रहते हैं। अगला 19वां, यदि एक आपतित प्रकाश किरण किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण डैश के बराबर होगा। तो आपतित किरण और आपतन देखो कहाँ रखा है, ये देखना है पहले आपको। तो आपदा दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है, इसका देखो एंगल कौन सा बनता है फिर इसमें? 0 डिग्री का। 20वां, श्वसन की इनमें से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? पायरुवेट के एथेनॉल में रूपांतरण, ग्लूकोज के पायरुवेट में रूपांतरण, पायरुवेट के CO2 H2O और ऊर्जा में रूपांतरण, पायरुवेट के CO2 में रूपांतरण। श्वसन में हमारा जो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, देखो पायरुवेट एथेनॉल में बदलेगा कब? जब ऑक्सीजन नहीं होगा, लेकिन ये बोल रहा है कि ऑक्सीजन है, तो गलत हो गया। ग्लूकोज पायरुवेट में जब बदलता है जब ऑक्सीजन नहीं होता है, ये ग्लाइकोलाइसिस में होता है ऐसा प्रोसेस में। पायरुवेट CO2 H2 ऊर्जा में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होता है, तो ये थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा। 21वां, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम का नियम के सही गणितीय रूप को निरूपण करता है? I = B²R, B = IR, I = R/B, R = I/B। ये सेकंड वाला है, ये ओम्स लॉ इसको बोलते हैं। अगला 22वां, निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है? शैवाल और लाइकेन, शैवाल और प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ और लाइकेन, जीवाणु और कवक। चौथा ऑप्शन, ये इनको बोलते हैं सफाई कर्मी, बोलते हैं इनको सफाई कर्मी, मेहतर, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलेंगे इंग्लिश में लिखा जाए तो स्कैवेंजर,
स्कैवेंजर कौन होता है? गिद्ध, जो कि मरे हुए को खाता है। तो ये भी मरे हुए लोगों को, मरे हुए चीज़ों को, सड़ी गली चीज़ों को खराब करके नष्ट कर देते हैं, मिट्टी बना देते हैं सबकी। तो इसलिए इनको बोलते हैं सफाईकर्मी स्कैवेंजर। 23वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग श्वेत ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है? सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों। तो इसका चौथा वाला, दोनों होते हैं। सिल्वर क्लोराइड AgCl, सॉरी AgCl, सिल्वर ब्रोमाइड AgPr, ठीक है, इनका फॉर्मूला है। तो इन दोनों का यूज करते हैं फोटोग्राफी में। 24वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला, टिन लेड मिश्र धातु का उपयोग फ्यूज तार बनाने में किया जाता है। फ्यूज को विद्युत में तार से जोड़ा जाता है। फ्यूज बनाने हेतु चयनित पदार्थ का गलनांक उच्च होना चाहिए। तो देखो, इसमें टिन और लेड फ्यूज बनाते हैं, ठीक है, ये सही है। फ्यूज तार को विद्युत में तार में जोड़ा जाता है, तो फ्यूज घरों में लगाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, विद्युत में मतलब इलेक्ट्रिसिटी। फ्यूज बनाने के उच्च गलनांक नहीं होता है, ये निम्न गलनांक वाले होते हैं, निम्न गलनांक, ठीक है। क्योंकि निम्न गलनांक इसलिए होता है कि ये ऊष्मा के प्रभाव पे काम करते हैं। किस में काम करते हैं, ये ध्यान रखना है, ये दोनों पूछे जाते हैं, ये भी और ये भी, कि फ्यूज तार किस सिद्धांत पे काम करता है? तो ऊष्मा का सिद्धांत इस पे काम करता है। ऊष्मा का सिद्धांत क्या होता है, ठीक है ना। तो जैसे ही इसमें करंट फ्लो होता है, इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो निम्न गलनांक का मतलब है टेम्परेचर, कम टेम्परेचर पे गल जाना, तो गल जाता है। तो जैसे ही ज़्यादा लाइट आएगी, ये गल जाता है, तो हमारे अंदर के जो ऑपरेटर्स होते हैं घर में, वो बच जाते हैं इसकी वजह से। सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है, तीसरा गलत है, इसका निम्न होगा, ठीक। तो ये भी ध्यान रखना, ऊष्मा का सिद्धांत पे काम करता है। आज का लास्ट प्रश्न 25वां, 25 क्वेश्चन आते हैं आपके ग्रुप डी में साइंस के, टोटल 25 हैं इसमें। नीचे दी गई तालिका गर्भरोधन के 4 विधियों और उनके कार्य करने की तरीके दर्शाती है। कौन सा विकल्प इनमें से सुमेलन का दर्शाता है? सुमेलन को दर्शाता है। कार्य बताना है और प्रमाण बताना है, यानी कि हम कॉपर टी करते हैं। देखो ये क्या लिखा है, गर्भ निरोधन, ठीक है, इसको ध्यान रखना। कॉपर टी का यूज करते हैं, तो ये क्या करता है, कॉपर टी हमारा जो निषेचन होता है उसको रोक देता है। ए का फोर्थ, ठीक। मुख्य गोली खाते हैं, ओरल पिल्स, वो क्या करती हैं, ये रोपड़ को रोक देती हैं। कंडोम क्यों यूज करते हैं? शुक्राणु जो गर्भाशय ग्रीवा तक नहीं पहुंचते, इसके थ्रू, ठीक है। तो ये दूसरा हो जाएगा, इसका दूसरा, इसका तीसरा, पहले का चौथा, और नाल का उच्छेदन इसके लिए यही बचा। ट्यूबेक्टोमी नसबंदी इसको बोलते हैं, महिला नसबंदी, नाल का उच्छेदन, ट्यूबेक्टोमी इंग्लिश में। अंडाणु गर्भाशय तक नहीं पहुंचते हैं, इसका ये हो जाएगा। तो इसका कौन सा हो जाएगा, तो ये चौथा। इस तरीके से मैचिंग इसकी करनी है। ऑप्शंस आगे इसके दिए हैं, पहले का फोर्थ देखो इसमें दिया है, बी का थर्ड और सी का सेकंड और डी का फर्स्ट, मतलब जिस तरीके से हमने लगाए थे वो इसी में दे दिए हैं पहले में, तो इसका आंसर पहला ही हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएंगे। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा वीडियो में कमेंट में बताएं, और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।